सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम हुए थे, हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम हैं, उसके अंदर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन प्रीवियस क्वेश्चंस का आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस है जिसके अंदर न्यूमेरिकल भी है हमारे और कुछ एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये कह रहा है भाई एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण के बारे में। क्या होता है सर? ये वाला जो दर्पण जिसके इस हिस्से को पेंट किया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी कनकेव मिरर। क्या कह रहे हैं? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये कह रहा है अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, और वस्तु को कहां पर रखा है हमने? वक्रता केंद्र के पीछे रखा है। अब क्या होता है सर, ये जो दर्पण है ये एक गोले का भाग है और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसी के ऊपर वस्तु को रखते हैं। इस गोले का जो केंद्र होगा वही होगा वक्रता केंद्र, इस दर्पण का भी। और इसके बीच में यहां पर एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे फोकस। अब ये कह रहा है कि सर वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र के पीछे, वस्तु को हमने इस वक्रता केंद्र के पीछे रखा तो इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो सर हम सभी लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो एक बार उनको देखिए, आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, अवतल दर्पण का मतलब है भाई कनकेव मिरर की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है। और वो कब बनता है? जब वस्तु फोकस और पोल, ये वाला जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं बच्चे पोल, ध्रुव। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो तब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है और दर्पण के दूसरी साइड बनता है। अदरवाइज सारे के सारे प्रतिबिंब जो बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे। तो यहां पर वास्तविक बनेगा, आभासी वाले दोनों ही कैंसिल हो गए, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो इमेज रियल होती है, वो हमेशा कैसी होती है भाई? उल्टी होती है, वो हमेशा उल्टा होता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी एक विद्युत बल्ब के एक तंतु के द्वारा 20 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत ली जाती है। परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? यह कह रहा है जी एक विद्युत बल्ब का एक तंतु है। जो विद्युत बल्ब के अंदर इस तरह से एक तार लगा होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चे फाइबर या फिर तंतु। ठीक है जी। ये जो तंतु है ये कह रहा है इसके अंदर 20 मिनट तक क्या किया जाता है? एक 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाती है। तो कितना आवेश हमें इसके अंदर से बहाना पड़ेगा, कितना आवेश इसके अंदर से हमें चलाना पड़ेगा? तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर ये जो धारा लिखा है यहां पर, विद्युत धारा, ये क्या होती है? तो विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट होता है ना, हम लोग कहते हैं कि जी ये करंट है, ठीक है, वो करंट। वो एक्चुअल में जो करंट कहते हैं वो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट नहीं होता। अब करंट क्या है? इलेक्ट्रिक धारा। करंट क्या है भाई? करंट है हमारी इलेक्ट्रिक धारा, जिसको हम लिखते हैं आई से। अब करंट क्या होता है? करंट होता है आवेश के बहने की दर। जो चार्ज फॉलो कर रहा है वो किस रेट से फॉलो कर रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज को हम लिखते हैं भाई क्यू से। ठीक है, इसका मतलब होता है जी कुलाम। क्या होता है? चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, इसका मात्रक होता है बच्चे कुलाम। ठीक है, इसको हम कुलाम बोलते हैं। बटा में इसको बहने में कितना समय लगा, टी का मतलब है समय या फिर टाइम। ये होती है हमारी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है जी एम्पियर। क्या होती है?
एम्पियर इसकी इकाई होती है, इसका मात्रक होता है, या इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी लिखा होता है कई कई जगह पर। क्या लिखा होता है? कूलाम को ऊपर वाला, सेकंड ऊपर जाएगा तो समय को हम सेकंड में मापते हैं ना, तो इसको कूलाम प्रति सेकंड भी लिखा होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है सर। अब यहां पर इस फार्मूले के अंदर क्या क्या चीज चाहिए हमें? यहां पर I की वैल्यू होनी चाहिए, Q की वैल्यू होनी चाहिए और T की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास करंट की वैल्यू तो है, विद्युत धारा की वैल्यू भी है और हमारे पास समय की वैल्यू भी है, लेकिन आवेश की मात्रा हमें निकालनी है, तो Q की मात्रा हमें निकालनी है। Q की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, करंट की वैल्यू है कितनी है? 0.5 एम्पियर। हम इसको लिख सकते हैं भाई 5/10, है ना, दशमलव हटा देंगे, बराबर होता है, आवेश हमारे सामने पता नहीं, निकालना है, तो इसकी जगह Q रख लेंगे। समय दिया है यहां पर 20 मिनट, लेकिन समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है जी सेकंड, हमें इसको सेकंड में चाहिए। तो 20 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में होते हैं भाई 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में? 60 सेकंड। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे जी? 20 मिनट में हो जाएंगे जी 20 गुणा में 60, कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे हमारे, सॉरी, ये हो जाएंगे भाई हमारे, ये लो 12,000, ठीक है, 1200, इतने सेकंड हो जाएंगे सर। ठीक है, 1200 सेकंड हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है इतने सेकंड में, ठीक है, कितना चार्ज बहेगा अगर हमें इतनी धारा चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे भाई 1200। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे? देखिए, ये 0 से ये 0 कट गई, ये ऊपर बच गया 5, 5 बराबर है Q बटे 120। अब 120 को इधर लेके जाएंगे, गुणा हो जाएगी Q, यानी कि आवेश बराबर है 120 गुणा में 5, ये हो गया बच्चे 12×5 = 60, 600 कूलाम। क्या होगा? 600 कूलम, या कूलाम भी लिखा होता है कई बार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें अगर इसका फार्मूला पता है तो हम बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। और फार्मूला बनते कैसे हैं वो मैंने आपको पिछली कई क्लासों के अंदर बताया है कि सर ये जो करंट है ना, विद्युत करंट, ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? ये होता है जी आवेश के बहने की दर, कि हमारा जो आवेश है, चार्ज है, वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस दर से बह रहा है, बहने की दर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। ठीक है भाई, तो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप सारी चीज निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन क्या रहा जी? 4 प्रतिरोधक 2 ओम, ठीक है, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम को समांतर जोड़ा है, पैरेलल जोड़ा गया है, और ये कह रहा है एक 24 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो 6 ओम प्रतिरोधक से गुजरती हुई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है भाई 4 प्रतिरोध हमने जोड़े हैं, ये लो भाई, एक हमने जोड़ दिया ये ऊपर वाला, ठीक है, कैसे जोड़े हैं? पैरेलल जोड़े हैं, समांतर जोड़े हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, 4 जोड़े हैं ना, हाँ, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये समांतर हमने इनको जोड़ दिया। अब ये कह रहा है इन सभी को ना, इन सभी को एक बैटरी के साथ जोड़ा है। किसके साथ जोड़ा भाई? एक बैटरी के साथ जोड़ा है, जिसका कि विभवांतर क्या है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 24 वोल्ट। ये बैटरी कितने की है भाई? ये 24 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, विभवांतर दे रही है। ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अब ये कह रहा है कि जो 6 ओम वाला प्रतिरोध है ना, इससे विद्युत धारा कितनी गुजरेगी? तो 6 ओम वाला कौन सा है? पहला है हमारा, पहला है भाई 2 ओम, ठीक है, उससे अगला है 4 ओम, उससे अगला है 6 ओम और उससे अगला है 8 ओम। अब ये कह रहा है ये जो 6 वाला है ना, इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर से जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी? तो भाई कितनी धारा बहेगी मुझे बताओ। अब क्या है देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पहले तो यहां पर विभवांतर होता हो, देखिए क्या होता है, PV = IR होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। P का मतलब, P को हम पोटेंशियल डिफरेंस V लिख लेते हैं ना,
इसका जो एक्चुअल फार्मूला है उसी को लिख लेते हैं। ये होता है हमारे लिए V इज टू IR। ठीक है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखते फिर वोल्टेज लिखते, इससे अच्छा सीधा हमने वोल्ट ही लिख लिया। ये है हमारा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ये है हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और ये है हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध। क्या है सर? प्रतिरोध। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है? इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई बताओ ये वाला जो है ना, इसके अंदर कितना करंट बहेगा, कितनी विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत धारा के लिए यहां पर प्रतिरोध तो 6 ओम है, लेकिन यहां पर हमें इसके लिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर चाहिए, तभी हम करंट निकाल पाएंगे। और विभवांतर क्या है? विभवांतर जा रहा है 24 वोल्ट का। तो एक बात याद रखना, ये जो चारों के चारों प्रतिरोध है, इन सभी के अंदर जो वोल्टेज जाएगी वो एक समान जाएगी। सभी के अंदर कितनी जाएगी? 24 वोल्ट की जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कई बार पेपर में पूछा भी हुआ है कि घरों के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे हुए हैं, घरों में उपकरण जो लगे हुए हैं, वो किस श्रेणी में, मतलब किस पैटर्न पे लगे होते हैं। तो वो समांतर लगे होते हैं या फिर श्रृंखला में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। तो हमारे घरों के उपकरणों को एक समान वोल्टेज चाहिए, इसीलिए हम उनको पैरेलल लगाते हैं, समांतर लगाते हैं। तो यहां भी समांतर है, इसका मतलब सभी के पास एक समान वोल्टेज जा रहा है। फिर वो चाहे 2 वाले की बात करे, चाहे 4 वाले की बात करे, चाहे 6 वाले की बात करे, चाहे 8 वाले की बात करे। अब 6 वाले में पूछा है तो यहां पर विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? विभवांतर तो अपना 24 का 24 यही रहेगा। ठीक है, करंट हमसे पूछा है, करंट हमें निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू क्या है? 6 ओम है, आर की जगह 6 रख दिया बच्चे। अब इसको निकाल सकते हैं हम बस बड़े आसानी से। आई इधर रख लिया हमने, इसको कर लिया बच्चे 24, क्या है ये है भाई देखिए 24, 26 नहीं है 24 है, 24 बटा में 6। जैसे ही इसको कैंसल आउट करेंगे ये आ जाएगा भाई 4 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान रखना क्या चीज यहां पर याद रखने वाली थी, यहां पर ध्यान रखने वाली एक चीज थी भाई, क्या थी कि अगर हमारे प्रतिरोध जो है इनको समांतर जोड़ा है। ठीक है, समांतर का मतलब अगर हमने इनको पैरेलल जोड़ा है तो जो वोल्टेज होगा, जो विभवांतर होगा, वो सभी के पास एक समान जाएगा। जो विभवांतर होगा वो हर जगह क्या होगा? सेम ही होगा। यही कारण है, इसी कारण हम घरों के अंदर जो उपकरण लगाते हैं, घरों में जो उपकरण लगते हैं हमारे, वो किस में लगते हैं? वो समांतर क्रम में लगते हैं। किसमें लगते हैं? समांतर में, पैरेलल लगते हैं। यही कारण है कि घरों के अंदर जो उपकरण हैं वो क्या लगते हैं? समांतर लगते हैं, वो हमारे पैरेलल लगते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को? ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था कि इसके अंदर एम्पियर पूछा गया था कि कितनी धारा बहेगी। तो वोल्टेज सभी जगह समान है तो हमने इसकी वैल्यू 24 ही ले ली एक जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है। तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं भाई वेव जो होती है या फिर जो तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है मैकेनिकल वेव। कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगे। और दूसरी होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में बोलते हैं भाई इससे विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 प्रकार की तरंगे होती है। एक होती है सर हमारी यांत्रिक तरंगे, ठीक है, मैकेनिकल वेव। एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है? तो जो यांत्रिक तरंगे हैं ये ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड ठोस, लिक्विड तरल, गैस होता है। ठीक है, 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। तो जो यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव हैं, ये ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। ये बिना किसी मीडियम के नहीं चल सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं,
ये ऐसी तरंगे हैं जिनको चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के मीडियम की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, बिना किसी माध्यम के भी ये चल सकती है। और जहां कोई माध्यम ना हो इस कंडीशन को हम बोलते हैं भाई वैक्यूम, निर्वात। यानी कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में चल सकती है, वैक्यूम में चल सकती है, तो वो कौन सी तरंगे हैं? वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब इसने पूछा निम्नलिखित में से यांत्रिक तरंग कौन सी है? ऐसी तरंग कौन सी है जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है? तो भाई गामा किरणें, गामा किरणें जो है वो क्या है? ऐसी किरणें हैं जो बिना किसी माध्यम के भी चल सकती हैं। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे है, ये भी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो तरंगे जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, रेडियो वगैरह सिग्नल में यूज की जाती है, रडार वगैरह के अंदर जो यूज की जाती है, एयरफोर्स वगैरह में जो रडार होते हैं ना, वो ऐसे एंटीना सा घूमता होता है, उसके अंदर हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल है, सिर्फ एक को छोड़ करके ध्वनि तरंगों को। किसको? ध्वनि तरंगों को। ध्वनि की जो तरंग है साउंड, साउंड वेव जो है वो क्या है? वो मैकेनिकल वेव है। ध्वनि को चलने के लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए, हमेशा कोई ना कोई माध्यम चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो चलती है वो चलती है जी कंपन से। किससे चलती है? कंपन से चलती है। कंपन मतलब वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन कब होगी? जब कोई ना कोई पार्टिकल होगा, और अगर हमारे माध्यम में, हमारे मीडियम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है तो क्या नहीं होगा? पार्टिकल नहीं होगा तो सर कंपन नहीं होगी, और कंपन नहीं होगी तो ध्वनि में क्या नहीं होगा? संचरण नहीं होगा, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि हमारी यांत्रिक तरंग है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब का स्थान कहां होगा? यह कह रहा है कौन सा दर्पण है जी? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं दर्पण के हमारे पिछले पेपर में। ये हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो ग्रुप डी के हमारे एग्जाम हुए थे उसमें इसको यहां से पेंट किया गया, तो ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है सर, अब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो इस साइड पे होगी। ठीक है, जो फोकस दूरी होगी वो इस साइड होगी। ठीक है, ये होगी इसकी फोकस दूरी, और इस साइड हम वस्तु को कहीं ना कहीं रखेंगे। अगर इतनी ही दूरी पर रखें तो इसको हम बोल देंगे फोकस। अगर इससे यहां पर हो गया इसका सेंटर मान लीजिए, तो यहां पर हो गया इसका सेंटर। ठीक है, ये आगे पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए इसकी पूरी वक्रता त्रिज्या है, ये 30 सेंटीमीटर है। क्या है? 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये वाली जो फोकस दूरी है ये कितनी हो जाएगी भाई? ये होती है फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो यहां पर फोकस क्या हो, फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसकी? फोकल लेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो 30 की आधी कितनी हो जाएगी भाई? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बात यह आती है कि सर इस 15 सेंटीमीटर को हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई? जो भी दूरी राइट साइड में मापी जाएगी पॉजिटिव, बहुत बार बात कर चुके हैं। इसकी फोकस दूरी कहां है? इधर ही है, तो पॉजिटिव रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है वस्तु को कहां पर रखा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है हमने। कहां रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कहां रखे हैं? वस्तु को तो इधर ही रखेंगे ना। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। और जो इस साइड में होगी वो माइनस हो जाएगी, यानी कि u की वैल्यू जो है वो है -20 और f की वैल्यू जो है वो है 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है v की। ठीक है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए हमें चाहिए दर्पण फार्मूला। दर्पण फार्मूला क्या है? दर्पण फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। वैल्यू पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यू है देखो, 1/v एज इट इज है। ठीक है, प्लस u की वैल्यू है -20, तो 1/-20 बराबर है 1/15 है। यही है ना, यही हमारी वैल्यू है।
अब ये जो माइनस का 1/20 है ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/15 है। ठीक है जी, यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा। तो 20 × 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 4 7, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी सर 7/60। अगर v की वैल्यू हमें चाहिए तो आ जाएगी जी 60/7। और ये कहां पर आई है, ये पॉजिटिव आई है, यानी कि प्रतिबिंब किधर बनेगा हमारा, इधर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा सर, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर तो पॉइंट में दी गई है, तो पॉइंट में दी गई तो इसको भाग दे लो, कितने पे जाएगा ये जाएगा 7 × 8 = 56, तो 8 वाला सही है, ऑप्शन ए सही है। बस अगर ये पॉजिटिव आई है इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगी, तो दर्पण के पीछे बनेगी, बात ही खत्म। ठीक है, बड़े आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर ये कह रहा है नाभिकीय खनिजों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। मतलब 3 कथन दिए गए हैं, ये कह रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, जो गलत लिखा है। पहला क्या लिखा है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये क्या होता है सर, ये एक पावर प्लांट होता है जिससे हमें बिजली मिलती है। और इसके अंदर कई बार पेपर में पूछा गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर होता है भाई नाभिकीय विखंडन। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। कौन सी प्रोसेस होती है इसके अंदर, नाभिकीय विखंडन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, नाभिक अलग अलग भागों में टूट जाता है। नाभिक जो देखिए, नाभिक क्या होता है, ये कोई एटम है आपका, ठीक है, यूरेनियम का लिया जाता है इसके अंदर, और यहां पर क्या है, इसका नाभिक है। नाभिक में होते हैं भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाहर घूम रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, इसका ये नाभिक टूटता है, और जब कोई चीज टूटती है, जब कोई चीज टूटती है तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी। तो जब ये नाभिक टूटता है तो इसके अंदर से निकलती है ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और फिर हम उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, विद्युत ऊर्जा के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा। ठीक है सर, तो ये काम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। इसी से जुड़ा है नाभिकीय विखंडन से जुड़ा हुआ एक नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन ये क्या होता है, ये होता है बेटा सूरज के अंदर, सन के अंदर। किस में होता है भाई, सन के अंदर। सूरज के अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो जब 2 नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, संलयन होगा। क्या होगा जी, संलयन होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा और क्या बना देते हैं जी, हीलियम बना देते हैं। तो ये होता है नाभिकीय संलयन, कहां, सूरज के अंदर और हाइड्रोजन बम के अंदर भाई। ठीक है, हाइड्रोजन बम के अंदर भी नाभिकीय संलयन होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम, एटम बम जो होता है उसके अंदर भी नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिक टूटता है। अब ये कह रहा है इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला लिखा है राजस्थान और झारखंड के यूरेनियम खनिजों के बड़े भंडार है। बिल्कुल सही बात है सर, झारखंड और जादूगोड़ा जो झारखंड के अंदर जगह है, इसके अलावा राजस्थान में भी बहुत सारे जो है वो यूरेनियम के भंडार है। दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा है केरल में थोरियम का वृहद भंडार है। बिल्कुल है सर, केरल के अंदर, केरला के अंदर थोरियम। तीसरा है आज की तारीख तक ओडिशा राज्य में कोई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये बिल्कुल गलत है सर। ठीक है, वहां पर है ओडिशा के अंदर नाभिकीय बिजली संयंत्र जो 6000 मेगावाट का है। ठीक है, कहां पर है उस विलेज का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग सर्च करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, लेकिन तीसरा गलत है। तो यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो केवल 3 वाला सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सत्य है, बाकी सारे के सारे ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर देखो, जब विद्युत धारा सिर्फ एक दिशा में प्रवाह होती है तब उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अप्रत्यक्ष धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या फिर स्थिर धारा, या एक दिश धारा। एक दिश धारा, यहां पर एक दिश धारा क्या होता है,
इसको आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसको बोलते हैं बच्चे दृष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दृष्ट धारा। दृष्ट धारा नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बच्चे डीसी, डायरेक्ट करंट। अब तो समझ गए, ठीक है। ये होती है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक निश्चित धारा में प्रवाह कर रही होती है, ठीक है। एक डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेट करंट, ठीक है। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अब पूछा जाता है कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? तो ज्यादा खतरनाक कौन सा है? हमारा एसी करंट है, अल्टरनेट करंट है, ठीक है। एसी करंट अपने घरों के अंदर आती है ना, जो बिजली आती है वो कौन सी आ रही है? वो हमारी एसी करंट आ रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के अंदर। जो डीसी करंट है ना, डायरेक्ट करंट, दृष्ट धारा, इसको बोलते हैं बच्चे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। जो डीसी है ना, डायरेक्ट करंट, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको है ना, जो एसी है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसको एक जगह पर हम संग्रहित नहीं कर सकते, एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो है इनके इसका नुकसान एसी करंट का, ठीक है, क्योंकि डीसी को स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा, एसी करंट जो है ना, इसका सबसे अच्छा फायदा भी है, इसकी जो वोल्टेज है, इसका जो विभवांतर है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो किसकी बेस पर काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? वो इस वोल्ट को ही तो घटाता बढ़ाता है। और वोल्ट को क्या लिखते हैं भाई? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एसी करंट का बहुत बड़ा फायदा है कि हम इसको, देखिए आपके घरों में नहीं लगा होता क्या वोल्टेज? कई बार क्या होता है, जब बिजली वगैरह कम आ रही होती है तो हम वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो उस वोल्ट को घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है, जिससे आपके जो उपकरण है वो अच्छे से चल सके, ठीक है सर। तो ये इस एसी करंट में ही कर सकते हैं, सिर्फ डीसी में नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इस एसी करंट को बड़ी आसानी से हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इन्वर्टर करता है ना, बैटरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो ये इसके फायदे हैं कुछ एक, इसीलिए घरों के अंदर जो आ रहा है वो एसी करंट आ रहा है। दूसरा, इसको बनाया भी बड़ा आसानी से जा सकता है, ठीक है, किसी भी पावर प्लांट के अंदर। तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो बन रहा है ना, वो मोस्टली क्या बन रहा है? एसी करंट ही बन रहा है। लगभग 90% से ऊपर एसी करंट ही, अल्टरनेट करंट ही तैयार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, कह रहा है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? ठीक है, ये कह रहा है एक अवतल दर्पण है हमारे सामने। क्या है जी? कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ये कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण होता है भाई ये, इसकी फोकल दूरी इस साइड मापेंगे ना, तो F जो है ये इसकी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस साइड क्यों मापते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, पिछली क्लास देखना। अब कह रहा है इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु रखते हैं। क्या करते हैं? इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये भी क्या आ जाएगी? U की वैल्यू है भाई -20 हो जाएगी। एक वस्तु रखते हैं जो क्या होगी? 4 सेंटीमीटर के आकार की होगी। क्या होगी? 4 सेंटीमीटर के आकार की होगी। तो वस्तु की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछा है? ये कह रहा है कि हमें कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए। तो एक बात बताओ मुझे कि वैसे भी नॉर्मली बिना किसी फॉर्मूले के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है, हमने इसको पढ़ा हुआ है बड़ी आसानी से। ठीक है, ये वाला अवतल दर्पण है। मैंने कहा इसकी वक्रता केंद्र वही होगा जो इस गोले का होगा। इसको हम लिखते हैं C से, और केंद्र से बाहर परिधि तक मिलाने वाली रेखा है, इसको हम बोलते हैं जी त्रिज्या। रेडियस R से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है सर। और इसके जो बीच की जो लंबाई होती है, यानी रेडियस का जो आधा होती है, वो होती है हमारी फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अगर इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं?
बिल्कुल हो जाएगी सर। और वस्तु भी कहाँ रखी हमने, वस्तु भी हमने 20 सेंटीमीटर पर रखी, यानी वस्तु को हमने कहाँ रखा, वस्तु को हमने सेंटर पर रखा। कहां पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप सभी लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के अंदर अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, बस उल्टा बनेगा। और जितने आकार की वस्तु है उसके सेम साइज का बनेगा सर, उतने ही साइज का बनेगा जितने साइज की हमारी वस्तु है। तो कहां बनेगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण से 20/3, 10 सेंटीमीटर, 10/3, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा 20 सेंटीमीटर पर। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। हां, फर्क इतना है कि ये उल्टा बनेगा, ठीक है। इसकी जो हाइट जो आएगी वो आएगी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आएगी, -4 सेंटीमीटर आएगी इमेज की जो हाइट है। क्यों, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं जी, उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, लेकिन बनेगा इधर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विद्युत सुचालक में दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा, ठीक है सर। ये कह रहा है कि काम क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है जी, वर्क हो रहा है भाई 1 जूल। क्या हो रहा है, 1 जूल का काम हो रहा है, ठीक है। और काम हो रहा है तो ये कह रहा है, और यहां पर चार्ज कितना लेके जाना है हमें, आवेश कितना लेके जाना है, आवेश लेके जाना है भाई, आवेश चार्ज ये लेके जाना है 1 कूलम। इसको सी से लिखते हैं भाई कूलम को, ठीक है। ये कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच में जिस बिंदु से लेके जाना है, मान लो ये पॉइंट ए है यहां से, और इसको पॉइंट बी पर लेके जाना है। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो विभवांतर होगा, वो क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है सर, देखिए जो काम होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को हम लिखते हैं बच्चे वी से, ठीक है। ये बराबर होता है जितना आपने काम किया, ठीक है, जितनी दूरी पर आप गए जूल, इनटू में जितना आप चार्ज लेकर के गए, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ठीक है जी, काम कितना हो रहा है, ये जूल। अब विभवांतर हमें निकालना है, जूल कितना है भाई 1 मीटर, ठीक है। ये फार्मूला ऐसे लिखते हैं, ऐसे हो जाएगा भाई। देखो जो काम है, काम को हम लिखते हैं वर्क डन। वर्क डन बराबर है कितना विभवांतर है, बराबर में गुणा में कितना चार्ज, कितना आवेश बहा, ठीक है। आवेश चार्ज जब भी लिखा होगा क्यू से लिखा होगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम, उसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसके बराबर होता है। अब इसके अंदर देखो क्या है, काम दिया है 1 जूल, तो 1 जूल लिख देते हैं, बराबर विभवांतर हमें नहीं दिया, निकालना है तो इसकी जगह v का v रखा रहने देते हैं। आवेश कितना लेके गए 1 कूलाम, तो इसकी जगह 1 रख लेते हैं। तो ये 1 इधर जाएगा तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, और ये क्या होता है 1 वोल्ट। क्या होता है 1 वोल्ट। और यहां ऑप्शन से भी आप बड़े आसानी से कर सकते थे। कैसे, हमसे विभवांतर पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, लेकिन ये तो एम्पियर है, ये तो करंट है, न्यूटन है, ये फोर्स है, ओम दिया है, ये प्रतिरोध है, वोल्ट का एक ही उदाहरण है, एक ही एग्जांपल है यहां पर, ठीक है। और वही हमारा ऑप्शन आएगा, क्योंकि ओम में कभी विभवांतर नहीं हो सकता, एम्पियर में कभी विभवांतर नहीं हो सकता, न्यूटन में कभी विभवांतर नहीं हो सकता। तो वैसे भी आप कर सकते थे पेपर के अंदर। पेपर के अंदर आपको छोटे से छोटा तरीका करना है ताकि समय हमारा बचे। तो हम सीधा ऑप्शंस को भी पहले पढ़ेंगे, ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि करना कैसे है, लेकिन पेपर में ऐसे देखते ही पर्सन को करने नहीं लग जाना, हमें ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्या पता ऑप्शन के अंदर ही हमें मिल जाए। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये सारी चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा अगर ऑप्शन पे आते तो हम इसको विद इन 1 सेकेंड भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हमें पता है विभवांतर का मात्रक होता है सर क्या, वोल्ट, और वोल्ट वाला ऑप्शन एक ही है हमारा, तो यही होगा, वैल्यू कोई भी हो निकालनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, एक 5 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रत्येक सेकंड में 50 जूल क्या हो रही है,
ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये क्या है, इसकी पावर है। पावर यही होती है भाई कि प्रति सेकंड कितना काम किया, यही होती है ना। तो पावर है कितनी, 50 जूल प्रति सेकंड, ठीक है, यही इसकी पावर होती है, ठीक है जी। अगला कह रहा है जी प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है हमारा 5 ओम, ठीक है जी। प्रतिरोध हमने लिख लिया, रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम लिख दिया जी, वेरी गुड। अब ये कह रहा है इस प्रतिरोधक का विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर क्या होगा। तो इन सब को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है सर, जो पावर होती है वो बराबर होती है विभवांतर का स्क्वायर बटा में प्रतिरोध, ये हमारा फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो चीज दी गई है उसको रख देते हैं, बाकी निकाल देंगे। पावर कितनी दी है हमें, 50 जूल, तो पावर की जगह हम 50 लिख देंगे, बराबर वी स्क्वायर हमें नहीं दिया तो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर रहने देते हैं। प्रतिरोध हमारे पास कितना है सर, 5 ओम है, तो प्रतिरोध हमने लिख लिया जी 5। अब ये 5 इधर आएगा तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी। तो क्या हुआ हमारा, वी स्क्वायर बराबर है 50 गुणा में 5, और इसको हम करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 250, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर है 250, ठीक है। हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू जब निकालेंगे तो दोनों तरफ जब जैसे ही हम अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 250, लेकिन ऐसा तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, 250 तो नहीं है। फिर हम इसको तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे सर, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 25 गुणा में 10, फिर इसका क्या है, ये अंडर रूट है, और 25 किसका रूट होता है बच्चे, 5 का, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, रूट 10 आ जाएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू है क्या आपकी, 5 तो बाहर आ जाएगा, रूट 10, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका राइट आंसर भैया ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, गलती से हो सकता है सर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने पढ़े, जो हमारे पिछले पेपर्स में आए हुए थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।